हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। आशा करती हूँ कि आपकी पढ़ाई और प्रिपरेशन दोनों ही बहुत ही अच्छी चल रही हो। और आप लोगों के जो कमेंट आए हुए हैं उनमें काफ़ी बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है कि मैम कॉन्ट्रैक्ट के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, क्योंकि इसके पहले हमने जो सब्जेक्ट को देखा था वो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का था। उसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे जिससे कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ और काफ़ी आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा। तो मैंने कोशिश करी हुई है कि कॉन्ट्रैक्ट का जो हमारा ये आज का जो पेपर है, इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके शॉर्ट और लॉन्ग आपके एग्जाम में बन सकते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, मैंने उन सभी को कवर कराया है। और ये जितने भी क्वेश्चन हैं तो ये आपके 2020 से पहले अभी तक जितने भी एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में सीसीएस यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुए हैं उन सभी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया हुआ है और इन क्वेश्चंस को हम थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। ओके, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बतानी है कि ये जो पीडीएफ है मैं इसको टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और इस पीडीएफ में एक दो क्वेश्चन हैं जो छूट गए हैं, मैंने मेंशन करना भूल गई हूँ, तो उसको मैं इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगी। और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताऊंगी जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपका जो पेपर है इसको बहुत ही बेहतर बना सकता है। आप जो आंसर लिखोगे उसमें हमें क्या क्या ऐसी बातों को ध्यान रखना है जो कि हम इस पेपर में, पर्टिकुलरली इस पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स फर्ज कर सकते हैं। और एक स्टूडेंट हैं वो कह रहे थे कमेंट में, उनका कमेंट मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि मैम ये जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन का जो वीडियो बनाया था उन्होंने मिस कर दिया और नहीं देख पाए, जिसकी वजह से उनका पेपर काफ़ी ख़राब हो गया, उन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पता चल पाए। ठीक है, तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में जो भी एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो सीसीएस यूनिवर्सिटी के, उनको ये वीडियो का लिंक जरूर सेंड कर दीजिएगा जिससे कि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। मैं कोशिश करूँगी इसको थोड़ा सा जल्दी वीडियो को अपलोड कर दूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो काफ़ी लेट मैंने अपलोड किया हुआ था, 11:30 रात के 11:30 बजे अपलोड किए हुए थे, तो शायद हो सकता है कि कुछ बच्चों के पास ना पहुंच पाया हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो, फिर जो भी इंपॉर्टेंट बातें होंगी मैं लास्ट में वीडियो में बताते जाऊंगी। चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम पहले शॉर्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। और पहला ही आपका क्वेश्चन लिखा है कि संविदा को परिभाषित कीजिए, यानी डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो आप सभी जानते हो कि आपका जो सब्जेक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ का सब्जेक्ट ही है आपका। तो ये डेफिनेशन जो है संविदा की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपके पेपर में जरूर संविदा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा एक। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, याद क्या रखने वाली बात है वो ये है कि ये किस सेक्शन में दिया गया है। तो 2H में दिया गया है, यानी धारा 2 में इसकी डेफिनेशन दी गई है कि विधि के द्वारा परिवर्तनीय करार को संविदा कहते हैं। और इससे दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि धारा 10 जो है सेक्शन 10 में आपका इसका इसेंशियल एलिमेंट दिया गया है कि एक जो करार है विधि के द्वारा परिवर्तनीय कब होगा, इसके कुछ आवश्यक तत्व बताए गए हैं, जैसे कि कम से कम इसमें 2 पक्षकार होने चाहिए और पक्षकारों के बीच में स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, और जो पक्षकार है वो करार करने के लिए सक्षम होने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और करार जो है, जो एग्रीमेंट हुआ है 2 पक्षकारों के बीच में, वो विधिपूर्ण होना चाहिए, यानी जो उनका पर्पस है वो लीगल होना चाहिए, ठीक है। और इनके बीच में जो कंसिडरेशन है, जो प्रतिफल है, वो भी वैध होना चाहिए। और नेक्स्ट एलिमेंट है आपका कि जो करार है, जो एग्रीमेंट है, ये विधि के द्वारा शून्य घोषित ना हो। ये टोटल 6 आपको इसके एसेंशियल एलिमेंट लिखने। अगर ये क्वेश्चन आए तो आप इसकी डेफिनेशन तो लिखना ही लिखना, साथ में इसके एसेंशियल एलिमेंट भी लिख देना। अगर नहीं भी पूछा जा रहा है तब भी लिख देना। अगर अलग से क्वेश्चन बना है कि संविदा के एसेंशियल एलिमेंट लिखो तब तो लिखोगे, अगर नहीं पूछा है तब भी आप लिख देना, उससे आपके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रस्तावना को परिभाषित कीजिए, यानी डिफाइन प्रपोजल। प्रस्तावना क्या होती है? जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी कोई इच्छा रखता है, कोई कार्य करने या ना करने की इच्छा रखता है, इस उम्मीद से कि सामने वाला व्यक्ति उसको सहमति देगा, ठीक है। तो ये क्या होता है? आपका प्रस्तावना होता है। इसकी डेफिनेशन दी गई है 2A में, इसकी डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। और इसी प्रस्तावना से ही रिलेटेड ये आ जाए अगर क्वेश्चन कि प्रस्तावना के प्रकार या ऑफर जो होता है ये कितने टाइप का होता है। तो एक विशिष्ट होता है, विशिष्ट प्रस्ताव होता है, एक सामान्य प्रस्ताव होता है। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सामान्य प्रस्ताव क्या है। और कार्बोलिक जो स्मोक वॉल कंपनी का जो केस है वो सामान्य प्रस्ताव से रिलेटेड है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कि सामान्य प्रस्ताव क्या होता है? पब्लिक के साथ किया जाता है, जबकि जो आपका विशिष्ट प्रस्ताव होता है तो ये किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के साथ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मानक संविदा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। मानक संविदा एक प्रकार की अनिवार्य संविदाएं होती हैं, यानी इस प्रकार की जो संविदाएं होती हैं इनमें जो शर्तें होती हैं वो निश्चित होती हैं, या कह सकते हो कि ये जो संविदाएं होती हैं तो इनकी शर्तें सामने वाले व्यक्ति के ऊपर थोपी जाती हैं। जैसे कि इंश्योरेंस लॉ में इस प्रकार की संविदा का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। जैसे कि अगर आप किसी मोटरसाइकिल या कार का इंश्योरेंस करवाओगे तो वहाँ पे जो भी आप इंश्योरेंस करवाओगे तो कुछ ऐसा फॉर्म दिया जाता है, उसमें कुछ ऐसी जो कंडीशंस लिखी होती है, जो शर्तें
शर्तें लिखी होती हैं वो निश्चित शर्तें होती हैं और पार्टी को उन शर्तों का पालन करना ज़रूरी है और अनिवार्य रूप से उन शर्तों का पालन करना होता है। ठीक है, उसमें पक्षकार ये नहीं कह सकते कि नहीं इन शर्तों का वो पालन नहीं करेंगे, वो कंपलसरी है कि ये शर्तें लिखी हैं कि अगर आपने ये किया तो आपका ये जो बेनिफिट है इसके अंतर्गत वो नहीं मिलेगा, आपने अगर ये कंडीशन नहीं पूरी की तो आपका ये बेनिफिट कट जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार से कह सकते हो कि अनिवार्य संविदाएं होती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में शॉर्ट में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर आपका प्रतिफल यानी कंसीडरेशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किसी भी एग्रीमेंट में कंसीडरेशन होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें कि संविदा अधिनियम की किस धारा में इसकी डेफिनेशन दी गई है तो धारा आपकी 2 में दी गई यानी 2D में इसकी डेफिनेशन दी गई है प्रतिफल की। ठीक है, और कई विद्वानों ने इसकी प्रतिफल की डेफिनेशन को एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि प्रतिफल होता क्या है। पोलक जो है एक विद्वान है, इन्होंने कहा है कि जो प्रतिफल होता है ये ऐसे मूल्य को कहते हैं जिसके बदले में दूसरे पक्षकार का वचन प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, ये पोलक का कहना है, यानी प्रतिफल जो होता है एक प्रकार का मुआवजा कह सकते हो। ठीक है, या कह सकते हो कि वचन को पालन कराने के लिए एक प्रलोभन या एक कह सकते हो मूल्य होता है। पोलक ने इनकी डेफिनेशन दी हुई है कि प्रतिफल ऐसे मूल्य को कहते हैं जिसके बदले में दूसरे पक्षकार का वचन प्राप्त किया जाता है। यानी कह सकते हो कि प्रतिफल जो होता है ये एक मूल्य होता है या एक प्रलोभन होता है जिसके द्वारा वचनदाता से वो वचन का पालन करवाया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 नंबर स्वीकृति का प्रतिसंहरण यानी रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका और बन सकता है, स्वीकृति की परिभाषा लिखिए। स्वीकृति की डेफिनेशन आपकी 2B में दी गई है। ठीक है, इस एक्ट के, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वीकृति का क्या प्रतिसंहरण किया जा सकता है यानी रिवोक हो सकती है क्या एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से 2 मत है, एक है अंग्रेजी विधि में और एक है भारतीय विधि में। अंग्रेजी विधि में जो एंसन महोदय हैं उनका कहना है कि स्वीकृति को वापस नहीं लिया जा सकता या स्वीकृति का प्रतिसंहरण नहीं किया जा सकता, इसका रिवोकेशन संभव ही नहीं है, क्योंकि ये कहते हैं कि एक स्वीकृति का प्रस्ताव पर वही प्रभाव होता है जो बारूद पर जलती हुई दिया सलाई का होता है। ठीक है, यानी ये जब दोनों मिल जाती हैं तो जैसे बारूद और दिया सलाई यानी जलती हुई माचिस की तीली जब मिल जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, विस्फोट हो जाता है, उसके बाद वापस इनको नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, उसी तरह से इनका ये भी कहना है कि स्वीकृति को वापस नहीं लिया जा सकता है। लेकिन इंडिया में थोड़ा सा अलग मत है। इंडिया में कहना है कि एक स्वीकृति का प्रतिसंहरण हो सकता है, बस इसके लिए शर्त ये है कि जो प्रस्तावक है जिसने प्रस्ताव किया है उसके पास स्वीकृति की सूचना पहुँचने से पहले स्वीकृति के प्रतिसंहरण की सूचना पहुँच जानी चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है तो स्वीकृति का प्रतिसंहरण हो जाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, प्रस्तावक जो है जिसने प्रस्ताव किया अगर उसके पास स्वीकृति की सूचना आ जाती है तो यहाँ पर अब स्वीकृति का प्रतिसंहरण नहीं हो सकता है, क्योंकि जो प्रस्तावक है जिसने प्रस्ताव किया है उसको जब यकीन हो गया है कि जो दूसरी पार्टी है, दूसरा पक्षकार है, उसने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 6 नंबर स्वतंत्र सहमति यानी स्वतंत्र सहमति फ्री कंसेंट क्या है, और सहमति की जो परिभाषा दी गई है 13 में दी गई है। और सहमति क्या होती है, जब एक ही विषय वस्तु पर दोनों पार्टी समान रूप से एक ही भाव से सहमत होते हैं उसी को सहमति बोलते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि सहमति सिर्फ ज़रूरी नहीं है, सहमति स्वतंत्र होनी ज़रूरी है, ये कहा गया है धारा 14 में कहा गया है। ठीक है, और कुछ इनमें कंडीशन भी बताई गई हैं कि कब एक सहमति स्वतंत्र सहमति होगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि धारा 10 के संविदा अधिनियम की धारा 10 में ये कहा गया है कि अगर कोई सहमति स्वतंत्र नहीं है, पक्षकारों के बीच में सहमति का स्वतंत्र नहीं है तो वैध संविदा नहीं होगी वो। ठीक है, और एक स्वतंत्र सहमति जो है कब स्वतंत्र होगी, जब वो उत्पीड़न यानी उसमें कोई उत्पीड़न ना हो या फिर उत्पीड़न के द्वारा ना प्राप्त करी गई हो या असम्यक असर या कपट मिथ्यापदेशन यानी मिसरिप्रेजेंटेशन या भूल, इनके द्वारा कोई सहमति अगर प्राप्त नहीं करी गई है तो उसको स्वतंत्र सहमति बोला जाएगा। ठीक है, अब इनमें जो क्वेश्चन है जैसे कि अभी हमने आपको जो पॉइंट बताया 4-5 पॉइंट बताए, ये भी पूछा जा सकता है कि भाई असम्यक असर क्या है या फ्रॉड यानी कपट क्या है, या फिर फ्रॉड और मिथ्यापदेशन में यानी मिस रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस भी बन सकता है। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो स्वतंत्र सहमति वाला जो टॉपिक है बहुत अच्छे से पढ़ना, इसके कह सकते हो सेक्शन भी अच्छे से देख लेना, इससे रिलेटेड अगर कोई केस आपके पास हो तो उनको भी अच्छे से देख लेना। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है सक्षम पक्षकार, और इसकी डेफिनेशन दी गई है आपकी सेक्शन 11 में इसकी डेफिनेशन दी गई है कि सक्षम पक्षकार होते कौन हैं ये बताया गया है। जैसा कि सभी को पता है सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग एक संविदा के जो पक्षकार हैं वो सक्षम होने चाहिए, यानी वयस्क होना चाहिए। पहली बात तो 18 साल की उनकी आयु हो गई हो और वे साउंड माइंड के होने चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति है जो अनसाउंड माइंड का यानी अस्वस्थ चेत व्यक्ति का है, यानी उसकी मानसिक कंडीशन जो है ठीक नहीं है, तो ऐसा जो व्यक्ति है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। और जो अवयस्क
वयस्क व्यक्ति है जिसकी 18 साल अभी आयु नहीं हुई है, वो भी अगर संविदा करता है तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है आपका वॉइड हो जाएगा, यानी शून्य हो जाएगा। और इससे रिलेटेड एक धर्मोदास का केस भी है, मोहर बीबी वर्सेस धर्मोदास का, बहुत ही फेमस केस है। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, केस अलग से भी पूछ लिया जाता है कि इस केस के फैक्ट क्या थे या इस केस में क्या जजमेंट दिया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये याद कर लेना कि आपके एग्जाम में आ सकता है कि सक्षम पक्षकार कौन है या क्या एक अवयस्क व्यक्ति संविदा कर सकता है, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और हाँ, आपका जहाँ तक मुझे पता है तो इस बार जो पेपर है आप लोगों का, इसमें चॉइसेस भी बहुत ज़्यादा दी गई हैं। तो अगर आप इतने ही क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो होगा ही जो आपके एग्जाम में आ जाए और आप उसको कर लो। ठीक है, बस चॉइसेस तो दी गई हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे नहीं कोई टॉपिक तो आप कर ही नहीं पाओगे। फिर आपको लगेगा ये भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ये भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। ये थोड़ा वाला कॉन्सेप्ट मत लाइए, कोई भी क्वेश्चन पढ़िए उसको बहुत अच्छे से पढ़िए कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो 100% आप इसको कर दो। ठीक है, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है। ठीक है, तो जितने पढ़ो तो उसमें कुछ सिलेक्टेड बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ लो, याद कर लो कि किस सेक्शन में दिया है और कौन कौन से इससे रिलेटेड केस हैं और क्या इसकी डेफिनेशन। अगर इतना आप पढ़ लेते हो तो समझ जाओ आपका बहुत अच्छा पेपर हो जाएगा, क्योंकि आप यही मेन चीज़ें होती हैं जिनको हाईलाइट करना होता है, या एग्जामिनर यही चीज़ें देखता ही है, और आपने अंदर क्या एक्सप्लेन करा है वो एग्जामिनर नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। अविधिपूर्ण प्रतिफल, ये भी आ सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कि अनलॉफुल कंसिडरेशन क्या है। और जैसे कि हमको पता है कि जो प्रतिफल है वो हमेशा विधिपूर्ण होना चाहिए। अगर अविधिपूर्ण प्रतिफल है तो वो आपका कह सकते हो कि वो करार जो है, वो जो संविदा है वो शून्य हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विवाह के अवरोधक करार की प्रकृति, यानी अगर किसी भी विवाह में या मैरिज में कोई अवरोध लगाया जाता है तो उसकी प्रकृति क्या होगी। तो धारा 26 में कहा गया है कि अगर अवयस्क के विवाह को छोड़ करके, यानी जो माइनर हैं अभी 18 साल की एज नहीं हुई है, उनके विवाह को छोड़ करके जो वयस्क व्यक्ति हैं, अगर उनके विवाह में कोई अड़चन लाता है, कोई अवरोध लाता है, तो ऐसा कोई करार करता है जिससे कि किसी वयस्क के विवाह में कोई अड़चन आए, कोई अवरोध आए, तो वो जो करार होगा वो शून्य होगा। ठीक है, अब इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बाजी क्या है, बाजी की संविदा क्या है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाजी की संविदा को डिफाइन किया गया है, धारा 30 में इसको डिफाइन किया गया है कि बाजी की संविदा जो होती है, इससे आपका लॉन्ग भी क्वेश्चन बन जाएगा, या फिर पूछ लिया जाए समाश्रित संविदा और बाजी की संविदा में अंतर क्या है। तो पहले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया भी हुआ है, समाश्रित संविदा, यानी जो समाश्रित संविदा है इसकी डेफिनेशन दी गई है, धारा 31 में दी गई है इसकी डेफिनेशन। अगर इनके बीच में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि बाजी की संविदा क्या है या समाश्रित संविदा क्या है। ठीक है, या पूछ ले समाश्रित संविदा के एसेंशियल एलिमेंट बताओ या बाजी की संविदा के एसेंशियल एलिमेंट बताओ। इनमें कोई ना कोई दोनों में एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से काफ़ी जुड़े हुए हैं, मतलब जुड़े हुए क्या कह सकते हो, इनके बीच में डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। जैसे बाजी की संविदा में क्या होता है कि जब एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार से कोई बाजी लगाता है तो ये निश्चित है कि इनमें कोई ना कोई एक की हार होगी और एक की जीत होगी, जबकि समाश्रित संविदा में ऐसा नहीं होता है। इसमें किसी अनिश्चित घटना, यानी जिसका संभव होना निश्चित ही नहीं है पहले से, कोई अनिश्चित घटना के घटने या ना घटने से जुड़ी जो संविदा होती है उसको समाश्रित संविदा कहा जा सकता है। जैसे आप मरीन इंश्योरेंस करवाते हो या फायर इंश्योरेंस करवाते हो, यानी जब अग्नि का बीमा करवाते हो तो उसमें किसी को नहीं पता होता है कि भाई इसमें आग लगेगी, या आप दुकान का बीमा करवा रहे हो तो उसमें कुछ नहीं पता होता है कि भाई ये जो दुकान है क्या इसमें आग लगेगी कि नहीं लगेगी। ठीक है, निश्चित नहीं होता है। तो ऐसी जो संविदाएं होती है उसको समाश्रित संविदा कहते हैं। लेकिन बाजी की संविदा में तो ऐसा नहीं है, दोनों निश्चित होती हैं कि इनमें कोई ना कोई एक जीतेगा और कोई ना कोई एक हारेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13, संविदा का नवीनीकरण। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो ये इसकी डेफिनेशन दी गई वो धारा 62 में दी गई है। ठीक है, धारा 62 में इसकी डेफिनेशन दी गई है। और ये जो नवीनीकरण है, संविदा का नवीनीकरण, ये संविदा के उन्मोचन का एक तरीका है, जहाँ पर होता क्या है कि एक पुरानी संविदा के स्थान पर कोई नई संविदा स्थापित कर दी जाती है। ठीक है, ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है संविदा कल्प, यानी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया, लॉन्ग में भी पूछा गया, शॉर्ट में भी पूछा गया है, तो इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, या कह सकते हो कि जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, बाकी जो साधारण संविदाएं होती हैं उनमें प्रस्ताव जरूरी होता है, स्वीकृति और कंसिडरेशन, लेकिन ये जो कह सकते हो कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है इसमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। और नेक्स्ट आपका आता है कि
गुप्तता के सिद्धांत को परिभाषित, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, बहुत बार आया है। ये आपका सेक्शन बी में पूछा गया है काफ़ी बार ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका जैसे कि ये 50 नंबर क्वेश्चन ये सेक्शन बी में आ सकता है, जहाँ पे 20 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। या फिर नैराश्य का जो सिद्धांत है, नैराश्य की संविदा का सिद्धांत, ये भी आ सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ठीक है। तो इनमें काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। और जैसे ये 70 नंबर जो क्वेश्चन है, असमय का असर, मिथ्या व्यपदेशन और तथ्य की भूल, प्रपीड़न, इनमें डिफरेंस भी पूछा जा सकता है या अलग अलग इनको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है। ये व्यापार के अवरोधार्थ करार जो है, ये भी आपके एग्जाम में बन सकता है, जिसकी डेफिनेशन दी गई है धारा 27 में, इसकी डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 90 नंबर, प्रस्ताव एवं प्रस्ताव के लिए आमंत्रण में अंतर क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सेक्शन बी में भी पूछा जा सकता है और सेक्शन सी में किसी क्वेश्चन के साथ भी पूछा जा सकता है। जैसे कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रस्ताव क्या है, प्रस्ताव के प्रकार बताइए, या फिर प्रस्ताव और प्रस्ताव के लिए आमंत्रण में अंतर भी बताइए, तो ये आपके एग्जाम में बन सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि शॉर्ट क्वेश्चन में ना बने, शॉर्ट क्वेश्चन में बन सकता है कि प्रस्ताव के लिए आमंत्रण क्या। अगर यही पूछ ले कि भाई प्रस्ताव के लिए आमंत्रण क्या, तो पहले तो याद कर लो कि प्रस्ताव की जो डेफिनेशन दी गई 2A में दी गई है, और प्रस्ताव के लिए आमंत्रण की कुछ हम एग्जांपल दें। जैसे कि नीलामी, जब भी नीलामी होती है तो उसके लिए जो प्रस्ताव के लिए आमंत्रण ही दिया जाता है कि भाई सामने वाले व्यक्ति प्रस्ताव उनसे करें। या फिर जैसे कि पुस्तक विक्रेता जब होता है, पुस्तक की जो सूची लगाता है, वो भी एक प्रस्ताव का आमंत्रण होता है कि कोई सामने वाला व्यक्ति आकर के उससे पुस्तक खरीदेगा आके, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रस्ताव का आमंत्रण होता है। अब अंतर की बात कर ले तो जो प्रस्ताव होता है, प्रस्ताव में क्या होता है, प्रस्तावक ये उम्मीद करता है कि सामने वाला व्यक्ति उसके प्रस्ताव को स्वीकार करेगा। लेकिन प्रस्ताव के लिए आमंत्रण में ये आशा होती है, ये उम्मीद से प्रस्ताव का आमंत्रण किया जाता है कि सामने वाला व्यक्ति उससे प्रस्ताव करेगा, ठीक है। यानी जो प्रस्ताव होता है वो किसी एक निश्चित व्यक्ति से किया जाता है, और जो प्रस्ताव का आमंत्रण वो तो होता है वो सर्वसाधारण यानी जनता से, पब्लिक से किया जाता है, ठीक है। और अगर नेक्स्ट इसमें डिफरेंस की बात कर लें तो जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव में प्रस्ताव की सूचना उस व्यक्ति को दी जानी आवश्यक है जिससे संवेदात्मक संबंध स्थापित किया जाना है। लेकिन प्रस्ताव के लिए आमंत्रण में किसी प्रकार की संसूचना की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये इसमें कुछ एक जनरल सा डिफरेंस हो गया। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। हो सकता है मैं कुछ इसमें चीज़ें छोड़ रही हूँ, कुछ क्वेश्चन ना एक्सप्लेन कर पा रही हूँ अच्छे से, तो आप लोग इन क्वेश्चन को अपने कॉपी से, जहाँ से भी बुक से पढ़ रहे हो, जहाँ से भी अच्छे से देख लेना। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट देखेंगे केस। ये जो केस लिखे हैं, मोहर बीवी वर्सेस धर्मोदास का केस और लेडी कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल वॉल कंपनी, दोनों केस जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ये आपके एग्जाम में सीधा पूछे जा सकते हैं कि इन केस के केस क्या था, तथ्य बताइए, इनमें क्या जजमेंट दिया गया था, ये क्वेश्चन बन सकते हैं। लास्ट मैंने जो क्वेश्चन लिखा है शेख इस्माइल वर्सेस अमीर बीबी का केस, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में केस बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने इसमें लिखा क्यों है, आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि पर्दासीन महिला, यानी पर्दासीन महिला से रिलेटेड आ सकता है क्वेश्चन कि क्या एक पर्दासीन महिला संविदा कर सकती है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसमें एक केस को मेंशन कर देना, ठीक है। शेख इस्माइल वर्सेस अमीर बीबी का केस, इसमें एक आ गया था कि ऐसी कोई महिला जो कि अपना व्यापार बिजनेस कर रही है, अनजान लोगों से बात कर रही है, अपना खुद का व्यापार कर रही है, तो वो एक पर्दासीन महिला नहीं होंगी जो घर से बाहर निकल रही हैं, बल्कि ऐसी महिलाएं जो घर के अंदर रहती हैं, पर्दा करती हैं, बाहर के लोगों से नहीं बात करती है, ठीक है। इस तरह की जो महिलाएं होंगी वो पर्दासीन महिला होंगी। बाकी इंपॉर्टेंट केस नहीं है, ये केस आपके इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सीधे। ये जो दोनों केस हैं आप इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और इसमें देखिएगा कि क्या क्या इसमें फैक्ट हैं और क्या जजमेंट दिया गया है। और लेडी कार्लिल का जो केस है ये बहुत ही फेमस केस है और बहुत ही आसान केस है। अगर इसको थोड़े शब्दों में बताना चाहें तो ये जो कंपनी होती है कार्बोलिक स्मोक वॉल कंपनी होती है, इनके द्वारा समाचार पत्र में एक विज्ञापन दिया जाता है और इनके द्वारा जो सूंघने वाली दवा जो इनके द्वारा बनाई जाती है, ये कहा जाता है, इनके द्वारा दावा किया जाता है कि अगर कोई भी इस दवा का सेवन कर लेता है 1 महीने तक और उसके बाद भी वो इन्फ्लुएंजा रोग से पीड़ित हो जाता है तो उसको 100 पाउंड का इनाम मिलेगा, ठीक है। तो ये जो वादी होती हैं लेडी कार्लिल, तो ये क्या करती हैं, इस दवा का सेवन करती हैं, ठीक है। जितना समय बताया जाता है कि इतने समय तक इस तरीके से सेवन करना है, सेवन करती हैं, लेकिन उसके बाद भी ये इन्फ्लुएंजा रोग से पीड़ित हो जाती हैं, तो इनके द्वारा कोर्ट में वाद लाया जाता है, ठीक है। तो जो कंपनी के द्वारा ये तर्क दिया जाता है कि जो कार्लिल हैं, जो महिला हैं, इन्होंने प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना नहीं दी थी, अतः इनके बीच में कोई संविदा का निर्माण ही नहीं हुआ, ठीक है। विज्ञापन को संविदा का निर्माण के आशय से नहीं, इन्होंने कहा कि इन्होंने जो विज्ञापन किया था वो संविदा के निर्माण के, कंपनी ने तर्क दिया कि जो कार्लिल हैं इन्होंने प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना नहीं दी। और दूसरा तर्क था कि जो विज्ञापन किया था ये इन्होंने संविदा के निर्माण के उद्देश्य से नहीं किया था, ठीक है। इनका उद्देश्य संविदा करना नहीं था।
तो न्यायालय के द्वारा इन दोनों तर्कों को अस्वीकार कर दिया जाता है। न्यायालय के द्वारा कहा जाता है कि पहली बात तो ये जो कंपनी के द्वारा समाचार पत्र में विज्ञापन निकाला गया था तो ये एक सामान्य प्रस्ताव है, ना कि विशिष्ट प्रस्ताव। ठीक है, सामान्य प्रस्ताव में पब्लिक से, जनता से किया जाता है प्रस्ताव। ठीक है, और उसमें सूचना देना ज़रूरी नहीं होता है, संविदा प्रस्ताव की स्वीकृति की सूचना देना आवश्यक नहीं होता है। और दूसरा तर्क इनका ये था कि इनका जो उद्देश्य था, विज्ञापन का उद्देश्य, ये संविदा करना नहीं था। तो न्यायालय ने कहा कि इन्होंने जो 100 पाउंड 1000 पाउंड इन्होंने जो जमा करवाए थे, एक बैंक थी, कौन सी बैंक थी, अलायंस बैंक थी, उसमें इन्होंने 1000 रुपये इन्होंने जमा करवाए थे। तो कोर्ट ने कहा कि आपने जो पैसे जमा करवाए ये इस बात का सबूत है कि आपने सीरियस होकर ये जो प्रस्ताव किया था, ये आपने गंभीरता से किया था, आपका पहले से ही ये इंटेंशन था कि आप संविदा कर रहे हो, आप यह प्रस्ताव कर रहे हो। ठीक है, यानी गंभीरता से आपने प्रस्ताव किया था। तो इस तरह से इसमें सामान्य प्रस्ताव का कुछ कॉन्सेप्ट आया। तो कुछ इस तरह से ये केस था। ठीक है, बाकी धर्मोदास वाला जो केस है इसको आप पढ़िएगा, ये काफ़ी लंबा केस है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं, टोटल मैंने 5 क्वेश्चन लिखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन आपके पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे पहला आता है कि संविदा की परिभाषा दीजिए और इस तथ्य का परीक्षण कीजिए कि प्रत्येक संविदा करार है परंतु प्रत्येक करार संविदा नहीं है। ये आपके सीधा एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। या फिर ये बन जाए कि संविदा से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा और प्रकार संक्षेप में उल्लेख कीजिए, या शून्य और शून्यकर्णी संविदा में क्या अंतर है। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविदा से रिलेटेड कोई ना कोई आपका क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो बहुत अच्छे से आप लोग इन दोनों क्वेश्चनों को पढ़िएगा। ये अलग अलग नहीं है, काफ़ी कुछ इसमें मिलता जुलता है, स्टार्टिंग से तो समान होगा। जैसे ये अगर संविदा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो सब में ये स्टार्टिंग में लिखा होगा कि संविदा क्या है, या संविदा से आप क्या समझते हो। ठीक है, या संविदा की परिभाषा लिखो, उसके आगे जोड़ा जा सकता है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो एक क्वेश्चन नहीं होता है, लॉन्ग क्वेश्चन में कम से कम 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जरूरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, जैसे अब इसमें पूछ लिया गया कि संविदा से आप क्या समझते हैं, संविदा के प्रकार, परिभाषा और प्रकार का मतलब उल्लेख करिए, फिर शून्य और शून्यकर्णी संविदा के बारे में अंतर बताइए। अगर लॉन्ग क्वेश्चन 30 नंबर का अगर आपका क्वेश्चन होगा तो उसमें ना कुछ तो आपको 6 से 7 पेज का तो आंसर लिखना ही लिखना होगा। ठीक है, बाकी अगर आगे पीछे हो जाता है, अगर स्पीड आपकी बहुत तेज़ नहीं है तो आगे पीछे भी हो जाएगा तो चल जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, अगर आप संविदा की डेफिनेशन लिख रहे हो तो बढ़िया ब्लैक पेन से आप उसको संविदा की डेफिनेशन लिखना और हाईलाइट करना सेक्शन को, उससे रिलेटेड अगर कोई आपको एसेंशियल एलिमेंट जितने भी याद आ रहे हैं वो लिख देना, किस सेक्शन में है वो लिख देना, और उसके बाद कोई केस अगर है वो लिख देना। ठीक है, प्रकार फिर डालना, अगले पेज में डालना प्रकार बढ़िया अच्छे से, और इसके जितने भी टाइप्स हैं वो भी लिख देना, कितने टाइप के संविदा होती है। फिर उसके बाद आप लिख दोगे अगले पेज से शून्य और शून्यकर्णी संविदा में अंतर। ठीक है, इतना अगर कर देते हो तो बढ़िया अच्छे खासे आपको नंबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना, ये मत सोच के, कुछ बच्चों का क्या होता है वो सोचते हैं ये भी थोड़ा सा पढ़ लें, ये भी थोड़ा सा पढ़ लें, जो भी इनमें आ जाएगा लिख देंगे। ये सोच के चलो जितने क्वेश्चन हैं इनमें कोई ना कोई क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर आप घर में यहाँ पे अगर अच्छे से नहीं आ रहे हैं तो आप वहाँ पर लिख ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो पूरा रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना है। फिर से मैं बता देती हूँ कि हर एक क्वेश्चन की एक एक पॉइंट रटने की कोशिश बिल्कुल मत करना। केस देख लेना और सेक्शन देख लेना, एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेना, उसके एसेंशियल एलिमेंट और जो टाइप हों वो पॉइंट टू पॉइंट केवल देखना, अंदर आप एक्सप्लेन करना, अपनी जो आपकी लैंग्वेज है अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर देना। हर एक टॉपिक को बस समझते चलो। ठीक है, एग्जाम में क्योंकि इतना कम टाइम होगा, 1.5 घंटे में आप लोग पूरा याद करके नहीं लिख पाओगे। वहाँ पे आपको हेडिंग डालना है और अंदर आपको जो भी उसके बारे में आता है बस आपको लिखना है। कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको बिल्कुल 100% आप श्योर हो कि हाँ ये इसका ये था या इसी सेक्शन में ये था, तो आप उसको बढ़िया ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दो, ताकि एग्जामिनर के जो नज़रों में सीधे आपका वो पॉइंट आए और एग्जामिनर को लगे हाँ बच्चे ने पढ़ा है, देखो इसको सेक्शन भी याद है और केस भी इससे रिलेटेड याद है और ये फैक्ट था ये भी इसको याद है। ठीक है, तो ये चीज़ करना आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका प्रतिफल, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। ये 3 नंबर नहीं है, यहाँ पे 2 होना चाहिए। आपका सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपका है प्रतिफल से आप क्या समझते हैं, क्या भूतकालिक प्रतिफल एक वैध प्रतिफल है, उदाहरण से समझाइए। तो यहाँ पे आपको प्रतिफल की डेफिनेशन लिखनी है, प्रतिफल के आप एसेंशियल एलिमेंट लिखना, और यहाँ पर ये भी आपको बताना होगा कि भूतकालिक जो प्रतिफल है, ठीक है, आप चाहो तो टाइप भी लिख सकते हो कि जो प्रतिफल होता है इतने टाइप का होता है, उसमें आता है भूतकालिक प्रतिफल, तो वो एक
वैध प्रतिफल है कि नहीं है, आप उदाहरण सहित बता सकते हो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैंने पेपर देखे लगभग हर एक में मुझे एक क्वेश्चन मिला है कि प्रतिफल रहित करार शून्य होता है, इस नियम के अपवाद बताइए। इसको बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी से देखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय संविदा अधिनियम में संविदा कल्प संबंधी आभार कहाँ कहाँ वर्णित है। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। और इसी से रिलेटेड आपका ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि संविदा कल्प क्या है, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के उपयुक्त प्रावधानों के आधार पर स्पष्ट करिए। ये क्वेश्चन आपका एक ही क्वेश्चन है, बस अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। यानी स्टार्टिंग से सेम होता है, बस इसके आगे के जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा बदल जाता है टॉपिक, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इस टॉपिक को बहुत आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इस वजह से मैं एक तरफ से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ लॉन्ग क्वेश्चन को, क्योंकि इनको एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि कोई भी व्यक्ति जो वयस्क नहीं है, कोई भी व्यक्ति जो वयस्क नहीं है संविदा करने हेतु सक्षम नहीं होता है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अंतर्गत एक अवयस्क के द्वारा संविदा के संबंधित विधि का विस्तार से वर्णन करिए। ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, ये एक ही टॉपिक एक ही है, बस ये दो तरीके से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। ये दोनों आपके एग्जाम में आए हैं। जैसे इसमें पूछ लिया गया है कि अवयस्क के संविदात्मक दायित्व की विवेचना कीजिए। क्या एक व्यक्ति अवयस्क होने पर अपनी अवयस्कता की आयु में किए गए करार का अनुसमर्थन कर सकता है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अपने बुक से इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। और याद रखिए, अगर किसी के पास बुक नहीं है या किसी नोट्स से पढ़ रहे हो जिनमें ये टॉपिक नहीं दिए गए हैं, ये क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, तो आप लोग वहाँ पे क्या करना, इन्हीं क्वेश्चंस को आप गूगल में भी सर्च करके इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हो। बस आप रटने की कोशिश मत करना, हर एक टॉपिक को, हर एक पॉइंट को अच्छे से बस समझ लेना। अगर आपने अच्छे से समझा हुआ है तो आप अच्छा पेपर कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, समासित संविदा क्या है, बाजी के करार से क्या अंतर है। यानी संविदा की समासित संविदा की आपको डेफिनेशन बतानी है और इसमें बाजी के करार में अंतर भी बताना है। अगर ये 30 नंबर के क्वेश्चन में आ जाए तो सिर्फ क्या आप इतना ही लिखाओगे, नहीं, आपको थोड़ा सा और लिखना होगा। इसमें लिख सकते हो कि समासित संविदा की डेफिनेशन लिख सकते हो, इससे रिलेटेड केस लिख सकते हो और इसकी एसेंशियल एलिमेंट लिख सकते हो, चाहो तो एक्सप्लेन भी कर सकते हो। उसके बाद आप बाजी की पहले छोटी सी डेफिनेशन बता देना किस सेक्शन में, ये बता देना, और फिर बाजी और इसमें समासित संविदा में डिफरेंस बता देना। इतना अगर 30 नंबर का क्वेश्चन है, कम से कम इतना आपको लिखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, ये संविदा भंग के मामलों में क्षतिपूर्ति निर्धारण में लागू होने वाले सिद्धांतों की विवेचना कीजिए और इस संबंध में निर्णीत बातों को यानी जब भी संविदा का भंग किया जाता है तो उसके संविदा के भंग के मामलों में जो क्षतिपूर्ति है उसका निर्धारण कैसे होता है, क्या इसके सिद्धांत है, तो इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और ये सारे जितने भी मैंने इसमें लॉन्ग क्वेश्चन लिखे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से आप इन क्वेश्चनों को पढ़ लेना। अब हम कुछ और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में शायद बन सकता है। अब हम कुछ और एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देते हैं जो कि आप लोग पढ़ लेना इन टॉपिक को। मैंने इनमें मेंशन नहीं किया हुआ है, मैं भूल गई मेंशन करना। जैसा कि आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि संविदा का अनुमोचन यानी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये क्या है और इसके विभिन्न तरीके बताइए। कितने तरीके यानी कितने प्रकार का होता है, या कह सकते हो कि कितने प्रकार से संविदा का उन्मोचन किया जा सकता है, या संविदा भंग के द्वारा संविदा के उन्मोचन से संबंधित विधि की विवेचना करिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, शॉर्ट में या लॉन्ग में, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। आप इस क्वेश्चन लिख भी सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। या फिर इस तरीके से आ जाए कि उन विभिन्न परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए जिनके द्वारा संविदा का उन्मोचन किया जा सकता है, ठीक है। यानी अगर इंग्लिश में बोलें तो एक्सप्लेन द वेरियस मोड इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। इसमें संविदा का उन्मोचन क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि जब भी कोई संविदा होती है, कोई भी मान्य संविदा होती है यानी वैध संविदा होती है, तो उनमें दोनों पार्टी के बीच में उन दोनों पार्टी के ऊपर कोई कुछ ना कुछ लायबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, और दायित्व आ जाते हैं। तो इन दायित्वों से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है, या तो उस संविदा का पालन कर दिया जाए, ठीक है, तो उन दायित्वों से मुक्त हो जाएंगे। और ये तो संविदा ही समाप्त हो जाए या फिर उस संविदा का पालन करना ही असंभव हो जाए, तब उस दायित्व से मुक्त हुआ जा सकता है, ठीक है। या फिर उन दोनों के द्वारा कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है, कोई दूसरा एग्रीमेंट कर लिया जाता है, या फिर संविदा को ही भंग कर देते हैं वो, तो वहाँ पर दोनों पक्षकार अपने अपने दायित्वों से अलग हो जाएंगे,
जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। या फिर विधि के द्वारा, फिर जैसे कि अगर कोई दूसरा पार्टी है, किसी की मृत्यु हो गई या फिर कोई दिवालिया हो गया, तब भी वो दोनों पार्टी जो है अपने अपने दायित्वों से मुक्त हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा जाके, ठीक है, अच्छे से। एक ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, बहुत ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको समझ लीजिएगा थोड़ा सा। अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में तो इसको भी अटेम्प्ट कर लीजिए। जैसे कि संविदा भंग का उपचार क्या है, जब भी संविदा का भंग किया जाता है तो उसमें क्या उपचार होता है पार्टी के पास, तो इसको अगर इंग्लिश में बोले तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें रेमेडी क्या होती हैं, पहला तो होता है विशिष्ट पालन यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यानी जो भी संविदा थी उसका हूबहू पालन करवाया जाए। या फिर व्यपदेश या कह सकते हो व्यादेश कह सकते हो, जिसको इंजंक्शन भी बोला जाता है, या एक न्यायिक प्रक्रिया होती है और जिसके द्वारा किसी पक्षकार को कोई कार्य करने या ना करने का आदेश दिया जाता है, ये हो सकता है। और या तो फिर लास्ट आपका है क्षतिपूर्ति यानी डैमेजेस, यानी उस संविदा के भंग से जो दूसरे पक्षकार को नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करी जाए। तो 3 इसके रेमेडी हैं। पहला है आपका विशिष्ट पालन यानी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और दूसरा है आपका व्यादेश यानी इंजेक्शन, और लास्ट आपका है क्षतिपूर्ति यानी डैमेजेस, ठीक है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आई होप आप लोगों को काफ़ी इससे हेल्प हुई हो। एक और इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों को बतानी थी कि आप लोगों को क्या करिएगा, आपके जितने भी अभी पेपर बचे हुए हैं, आप लोगों में से कोई भी एक स्टूडेंट कमेंट में मुझे ये बता देना कि अगले कौन कौन से पेपर हैं आप लोगों के और कब कब किस किस डेट को लगे हैं, क्योंकि अभी मेरा थोड़ा सा 2-4 दिन में बिजी रहूँगी, घर में थोड़ा सा फंक्शन वगैरह है। तो अगर मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मैं टेलीग्राम में कोशिश करूँगी कि क्वेश्चन मैं अपलोड कर दूँ टेलीग्राम में, आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा जाके, ओके।